मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि हम जब भी आप लोगों के पास इंटरव्यू करने के लिए आते हैं तो हमसे कहा जाता है, पब्लिक कहती है हमें कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप जाते हैं सवाल करते हैं किसी भी लीडर से। कश्मीरी पंडित भाई हमसे पूछते हैं, हमें सवाल करते हैं कि आप ज़रा बीजेपी वालों से ये पूछें कि मरकज़ में 8 साल हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी वक्त हो चुका है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को क्या दिया? अगर कश्मीर फाइल्स मूवी की स्पॉन्सरशिप हो, प्रमोशन हो या पोस्टर छापने हो या चिपकाने हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तैयार हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके बच्चों की सेफ्टी को लेकर क्या कदम लिए हैं, ज़रा आप हमें बताएंगे। जब से कश्मीर फाइल्स आई है तब से ये कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग ज़्यादा हो रही है। मैं आपको यहाँ तक कह दूँ, जितना दिल जम्मू के डोगरों का है ना, इतना ही शायद ही किसी। कश्मीरियत भी जिंदाबाद है, कश्मीरियत जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। सुनिए बात, थोड़ा फ़र्क पड़ा है, मानेंगे बात आप? नहीं, किस चीज़ में फ़र्क? कश्मीरियत में फ़र्क पड़ा है। मतलब कश्मीरियत कम हुई है? आपको नहीं लगता? मतलब कश्मीरियों का दिल कम हुआ है? सियासतदानों ने कश्मीरियत कम की है। कश्मीर के सियासत, जम्मू वाले सियासत कर सकते तो कश्मीर वालों को हक नहीं? जम्मू वाले सियासत नहीं करते। जम्मू वालों ने हर एक को अपनी बाहों में रखा है, अपनी हथेलियों में रखा है। किसको नहीं रखा? कश्मीरी पंडित को रखा। रजौरी से आए, पुंछ से आए, लद्दाख से आए, आप सबको रखते हैं। इस चीज पे नहीं जाएंगे, आप इस चीज पे नहीं जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू वंस प्लीज सर। क्या आप ऐसे क्या गुलदस्ता है ना, मैं मानता हूँ जम्मू गुलदस्ता है, और मुझे बड़ी खुशी होती है अपने डोगरे भाइयों पे कि वो इतनी खुशी के साथ जो है वो चल रहे। कश्मीर में चलेंगे बैग पे चलेंगे, कश्मीर में लेके चलूंगा। आज कितनी पंडित फैमिलियां कश्मीर में रह रही हैं, वो किसके साथ रह रही हैं? वो कश्मीरी पंडित, एक मुझे सवाल करने दीजिए ना प्लीज। कश्मीरी पंडित फैमिलियां आज कितनी रह रही हैं कश्मीर में? कितनी सारी रह रही हैं। वो किनके साथ रह रही हैं? मुसलमानों के साथ रह रही है ना, कितनी मोहब्बत और सुकून के साथ वहाँ पे रह रही है। अब जो टारगेट किलिंग हो रही है, आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट कर रहे हैं, इसमें कश्मीरियों ने क्या किया है? एक कश्मीरी लोकल तो गन उठा के नहीं मारे, पाकिस्तान से आ रहे हैं और मार रहे हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि अब उनको भी हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कश्मीर में जब बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है और वहाँ पे एयर फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं। कश्मीर के कश्मीरी अपने हाउस बोट घर खोलकर मेहमान नवाजी लंगर लगाकर जो है वो उनके साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार करते हैं। कश्मीर के बाहर के बच्चे कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं या NIT में आके पढ़ते हैं, उनका कितना एक अच्छा बेहतरीन माहौल होता है। लेकिन जब कश्मीर से कोई बच्चा बाहर की स्टेट में जाता है पढ़ने के लिए, उसके साथ मार पिटाई होती है। बेशतर हमने ये वीडियोज़ देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो चीज़ आपको नहीं दिखती है कश्मीरियत की? आपको वहाँ पर कश्मीरियत नहीं लगता कि कश्मीरी है? जो कश्मीरी अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान करता है, वो कश्मीरी की आपको कश्मीरियत नहीं दिखती है? कश्मीर के अंदर क्यों कश्मीर की गलियां लहूलुहान हैं खून के साथ? क्यों कश्मीर में इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं? कभी किसी रेडी वाले को मारा जा रहा है, कभी रियाज अहमद भट्ट जो हमारा पुलिस में भाई था उसने शहादत दी, राहुल भट्ट भाई ने शहादत दी। आप कहते हैं हम शहादत का बदला लेंगे। कब लेंगे आप बदला? कब लेना है आपने? 8 साल से तो मरकज़ में आप हैं। 2019 में 370 को आप लोगों ने हटा दिया और फिर कहा कि जनाब अब तो 370 को हटा दिया है, अब कश्मीर को जो हिंदुस्तान का अटूट अंग बना दिया, अब टेररिज्म ख़त्म, टेररिस्ट का सफाया। यहाँ पे कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित को मुलाजमत करने में भी जो है वो घबराहट महसूस हो रही है, तो कहाँ पर सेफ्टी है उनकी? मुझे इसका जवाब ये समझने की कोशिश करूँगा कि जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई उसके बाद जब फाइनल राइट्स के लिए उनकी डेड बॉडी को जब घर पहुंचाया गया, उनके लवाहकीन की तरफ से वहाँ पे सब पहुँचे, बीजेपी के नेता भी वहाँ पे चले गए, लोगों ने गुस्सा किया। वीडियो क्लिप देखी, रविंद्र राणा जी पे गुस्सा किया, आपने भी देखी। कविंद्र गुप्ता जी को क्या ज़रूरत पड़ी ये बोलने की वहाँ पर कि यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला नहीं आएगा, महबूबा मुफ्ती नहीं आएंगे, यहाँ पे हम ही आएंगे? तो मुझे ये बताएं कि अगर वो किसी के मातम में जा रहे हैं, जैसे आपने कहा किसी के दुख सुख में जा रहे हैं, किसी के गम में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके शमूलियत कर रहे हैं और उनके घरों का लाल उनसे बिछड़ा है, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो उनका गुस्सा जायज़ है, फिर वहाँ पे क्या ये एक तंज मारना, एक ताना मारना कि वो फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती नहीं आएंगे हम आएंगे? और वो जो वीडियो आई वो शेरे आम आई, वो गुस्से में वो बोल रहे थे। फिर बाद में रविंद्र राणा जी ने उस मसले को थोड़ा ठंडा किया। कश्मीरी पंडित भाइयों पे टायर गैस चलाना, कश्मीरी पंडित भाइयों पे लाठीचार्ज होना, कश्मीरी पंडित भाइयों को इंसाफ पिछले 8 सालों में अभी तक नहीं मिला। राहुल भट्ट की किलिंग के बाद कश्मीर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस चीज़ का कंडेम कर रहे हैं और सब लोगों के दिल में दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर साहिबान मरकज़ के अंदर बैठे हुए हैं सेंटर में, वो क्या कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ ख़ास चर्चा करने के लिए
एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत ज़्यादा इल्म ये रखते हैं कानून के हवाले से भी और पार्टी के हवाले से भी। तो हमने सोचा एक बार इनसे रिएक्शन ले लेते हैं, अगर थोड़ी सी बहस होगी तो इस बहस में कुछ ना कुछ जो है वो पब्लिक के सामने ज़रूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि हम जब भी आप लोगों के पास इंटरव्यू करने के लिए आते हैं तो हमसे कहा जाता है, पब्लिक कहती है हमें कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप जाते हैं सवाल करते हैं किसी भी लीडर से। कश्मीरी पंडित भाई हमसे पूछते हैं, हमें सवाल करते हैं कि आप ज़रा बीजेपी वालों से ये पूछें कि मरकज़ में 8 साल हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी वक्त हो चुका है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को क्या दिया? अगर कश्मीर फाइल्स मूवी की स्पॉन्सरशिप हो, प्रमोशन हो या पोस्टर छापने हो या चिपकाने हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तैयार हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके बच्चों की सेफ्टी को लेकर क्या कदम लिए हैं, ज़रा आप हमें बताएंगे? देखिए आमिर जी, भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेली पार्टी है जिसने ना ही सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आवाज़ उठाई है, लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। यहाँ तक बात रही कश्मीरी पंडितों की, 1990 में मास माइग्रेशन हुई थी और 1990 में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, सबसे पहले उन्होंने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके उनकी टेम्परेरी सेटलमेंट के लिए कोई एफर्ट नहीं छोड़ा, चाहे वो गीता भवन हो, चाहे वो उनके मुट्ठी में कैंप हो, खाना खिलाने से लेके हर एक चीज़ तक उनका ख्याल रखा। वक्तन बवक्तन जब ज़रूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी रही। हाँ, अब जो बात आप कह रहे हैं, राहुल भट्ट की जो बात कर रहे हैं, ये एक शहादत है। जैसा आप जानते हैं कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इनकी कमर टूट चुकी है। ना ये सीआरपीएफ, ना बीएसएफ, ना ये आर्मी, ना जेकेपी से ये मुकाबला कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। पहले उन्होंने कुछ पंचेस सरपंचेस को टारगेट किया, सेलेक्टिव किलिंग्स जिनको बोलते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स, और उसके बाद अब कश्मीरी पंडित पर्टिकुलरली, ये भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड हूं, जब से कश्मीर फाइल्स आई है तब से ये कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग ज़्यादा हो रही है। मैं आपको यहाँ तक कह दूँ, यहाँ आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, ये कश्मीरी पंडित का सफाया, ये कश्मीरी पंडित की एक बिल्डिंग है, ये मैंने किराए पे ली है। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, मेरी होर्डिंग्स लगी थी, उनको लेटर आ गई कि ये जो होर्डिंग्स है यहाँ से उतरनी चाहिए कि आपने भाजपा ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा नहीं ज्वाइन की है। आप देखिए ये सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये सिर्फ वो लोग नहीं जो सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे। एक मिनट, ये फ्रस्ट्रेशन बोल रही है और राहुल भट्ट की एक शहादत है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, इसका चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। इससे आप मत सोचिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस कमज़ोर हो गई हैं या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हो गई है या भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई है। ये कमज़ोरी बता रही है मिलिटेंट्स की, जो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ तक आपने बात की कि आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या नहीं किया, हमने सब कुछ किया। कश्मीरी पंडित सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं और किसी से वो उम्मीद नहीं रखते। वापसी हो पाई आज तक? कश्मीरी पंडितों के पास अगर कोई जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही जाते हैं। कश्मीरी पंडितों की वापसी हो पाई आज तक? कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है, मेरी बात सुनिए, पीएम पैकेज के थ्रू हुई, जैसे भी हुई, अब उनको टारगेट किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रण लिया है, एक डिसीजन लिया है कि अगर कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेट हुए कश्मीर में, वो भारतीय जनता पार्टी के दौरान ही होंगे, बल्कि और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि कश्मीरी पंडित वहां पे रीसेटल हो। अगर चाहते तो 1990 से लेके 2014 तक कोई एफर्ट नहीं किया गया। कश्मीर के अंदर क्यों कश्मीर की गलियां लहूलुहान है खून के साथ? क्यों कश्मीर में इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं? कभी किसी रेडी वाले को मारा जा रहा है, कभी रियाज अहमद भट्ट जो हमारा पुलिस में भाई था उसने शहादत दी, राहुल भट्ट भाई ने शहादत दी। आप कहते हैं हम शहादत का बदला लेंगे, कब लेंगे आप बदला?
कब लेना है आपने? 8 साल से तो मरकज़ में आप हैं। 2019 में 370 को आप लोगों ने हटा दिया और फिर कहा कि जनाब अब तो 370 को हटा दिया है, अब कश्मीर को जो हिंदुस्तान का अटूट अंग बना दिया, अब टेररिज्म खत्म, टेररिस्ट का सफाया। यहाँ पे कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित को मुलाजमत करने में भी जो है वो घबराहट महसूस हो रही है, तो कहाँ पर सेफ्टी है उनकी? मुझे इसका जवाब दें। सुनिए बात इस चीज़ की, आप कह रहे हैं कि हम कहते हैं शहादत दी, हम इसका बदला लेंगे, एक एक चीज़ का बदला लेंगे। आप मैं बता दूं आपको, आज कश्मीर में पाक स्पॉन्सर्ड, पाक बैक्ड एक मिलिटेंट की मैक्सिमम जो सस्टेनेंस रही है वो 3 से 4 महीने है। जब भी वो कहीं बाहर अपना नाम निकालता है या कोई काम करता है, 3 या 4 महीने में एवरेज उसकी किलिंग हो रही है। पहले 14-14, 12-12 साल के बाद वो मिलिटेंट जो ट्रेस होते थे। आज एक मिलिटेंट की जो मिलिटेंट की एक लाइफ है मिलिटेंसी में, वो 3 या 4 महीने उसकी एवरेज रह गई है। इससे ज्यादा बदला और क्या होगा? बाकी ये जो राहुल भट्ट के जो कातिल हैं, ये बड़ी जल्द पकड़े जाएंगे और इनके साथ भी वही इंतजाम होगा। क्या राहुल भट्ट के कातिलों को तो आप पकड़ लेंगे? आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमें यकीन है, वो हमारे भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कि वो उन्हें मौत के घाट पे उतार देंगे। क्या राहुल भट्ट अपनी फैमिली में वापस आ पाएगा? क्या उस बेटे की कदर उसकी माँ जानती है? जो बच्ची यतीम हुई है वो बच्ची जानती है, जो बहन विधवा हुई है वो बहन जानती है, और जिस बाप से उसका जिगर दूर हुआ वो जानता है। आप हमें ये जवाब दें कि इन कश्मीरी पंडितों को कब तक इसी तरीके से वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इन कश्मीरी पंडितों की कब तक कुर्बानियाँ दी जाएंगी कश्मीर के अंदर? बहुत हो चुका है, बार बार कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जा रहा है। आपके बीजेपी के लीडर वहाँ पर जाते हैं, गले लगाते हैं, 2 दिन के बाद आते हैं, बात खत्म हो जाती है। वापसी कब होगी और इनको इंसाफ कब मिलेगा? जस्टिस, आप स्पोक्स पर्सन है, आपने जवाब देना है। जैसे राहुल भट्ट ने शहादत दी है, ऐसे कई हमारे आर्मी के फौजियों ने शहादत दी है, ऐसे कई सीआरपीएफ, बीएसएफ और जेकेपी के जवानों ने शहादत दी है। वो उनकी बीवियां भी विधवा हुई हैं, उनके बच्चे भी आर्फन हुए हैं। क्या हम भूल गए हैं? हम एक एक शहादत को याद रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक एक शहादत को याद रखती है, और उसकी शहादत में ये हमेशा याद रखती है कि किस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, और उससे बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। अब देखिए, ये परसों या 3 दिन पहले ये हुआ, राहुल भट्ट की किलिंग हुई, सिलेक्टिव किलिंग थी। उसके बाद जो चला गया तो वो वापस नहीं आना, ये तो सच्चाई है। जो चला गया उसने वापस नहीं आना। लेकिन उसके बाद आप करते क्या हैं? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, गाइडलाइंस पॉलिसी फ्रेम हुई कि अब जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं उनको तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहले क्यों नहीं हुई? देखिए, वक्ती तौर कदम क्यों नहीं लिए गए? आपको नहीं लगता आपका ड्रॉबैक है? मेरी बात सुनिए, ये आपकी एक चूक है। एक मिनट सुनिए, इससे पहले किलिंग्स नहीं होती थी, पहली सरकारों ने किया ये। जरूरी था कश्मीरी पंडित भाइयों को जो है वो मिलिटेंसी बेल्ट में जॉब लगवाना, उस साइड में उनकी ट्रांसफर करनी। बात सुनिए ना, अब हुआ ना, अब हुआ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, जान चलेगी तब। सुनिए ना, तो पहले जाने नहीं गई हैं, पहले नहीं किसी ने किया, पहले एनसी ने किया, कांग्रेस ने किया, पीडीपी ने किया, जाने पहले भी जाती थी। 8 साल से हुकूमत आप लोगों की है। सुनिए बात, मरकज में आपको गलत फहमी है। मरकज में है, मरकज तो बिल्कुल वही कह रहा हूं आपको। सुनिए बात सुनिए ना। मोदी जी कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। पहले भी कहा, आप सुनते नहीं है, बोलते ज्यादा हैं। मेरी बात सुनिए, अगर हुआ, देर से हुआ, लेकिन कब हुआ? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ। मिलिटेंसी कब से है? 1990 से। 32 साल हो गए। किसी ने किया ये? किसी ने ये फैसला लिया जो अब कल फैसला लिया एलजी साहब ने, कि इनकी पोस्टिंग जो है तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में की जाएगी और प्रॉपर सिक्योरिटी होगी। ठीक, अब इसके बाद और भी इंतजाम किए जाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, ऐसा है, ये हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहां पे 50 किस्म की यहां पे डिफिकल्टीज हैं। एक के लिए काम करो, दूसरा नाराज होता है। यहां पे पहले हम रिलीजन में बटे हैं, फिर हम जात पात में बटे हैं। आप जब भी कोई बात करनी हो, उसको जनरलाइज बात करनी चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि कश्मीरी पंडित मर गया तो उनके लिए क्या किया, मुस्लिम मर जाए तो उसके लिए भी हम इतना ही करेंगे जितना कश्मीरी पंडित के लिए करेंगे, कोई गुजर मर जाए उसके लिए भी इतना ही करेंगे जितना कश्मीरी पंडित के लिए करेंगे। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजर हो या बकरवाल हो, ये सारे भारतीय हैं।
तो इसके लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे और सब कुछ करेंगे। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई उसके बाद जब फाइनल राइट्स के लिए उनकी डेड बॉडी को जब घर पहुंचाया गया, उनके लवाहकीन की तरफ से वहां पे सब पहुंचे, बीजेपी के नेता भी वहां पे चले गए, लोगों ने गुस्सा किया, वीडियो क्लिप देखी, रविंद्र राणा जी पे गुस्सा किया, आपने भी देखी। मैंने भी देखी। गोविंद गुप्ता जी को क्या ज़रूरत पड़ी ये बोलने की वहाँ पर कि यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला नहीं आएगा, महबूबा मुफ्ती नहीं आएंगे, यहाँ पे हम ही आएंगे। तो मुझे ये बताएं कि अगर वो किसी के मातम में जा रहे हैं, जैसे आपने कहा किसी के दुख सुख में जा रहे हैं, किसी के गम में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके शमूलियत कर रहे हैं और उनके घरों का लाल उनसे बिछड़ा है, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो उनका गुस्सा जायज़ है, फिर वहाँ पे क्या ये एक तंज मारना, एक ताना मारना कि वो फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती नहीं आएंगे, हम आएंगे। और वो जो वीडियो आई वो शरे आम आई, वो गुस्से में वो बोल रहे थे, फिर बाद में रविंद्र राणा जी ने उस मसले को थोड़ा ठंडा किया। ध्यान से सुनो, वीडियो मैंने भी देखा। जब वो क्रिमिशन पे गए थे संस्कार पे, कुछ लोगों ने बीजेपी के खिलाफ नारे मारे, ठीक। अब वो कौन लोग थे ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सुनिए बात, सुनिए ना बात आगे। उनमें से कुछ लोगों ने उनको मना किया कि ऐसा मत करो। इसकी कंटिन्यूटी में अगर उन्होंने कहा कि यहां अगर हम नहीं आएंगे तो और क्या, एनसी और कांग्रेस वाले आएंगे, क्योंकि वो हमारा बच्चा था, हमारा परिवार है। क्या एनसी कांग्रेस को आने की इजाजत नहीं है? आना चाहिए ना, किसने मना किया? ये देखिए, ये ताना नहीं है, बात सुनिए, तंज नहीं है, तंज नहीं है। एक कंटेक्स्ट देखना होता है, किस कंटेक्स्ट में कहा। आप कंटेक्स्ट नहीं देखते, आप जुबान देखते हैं। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, बोलने के पीछे इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, ये देखना पड़ता है। वो आप भूल जाते हैं, आप सिर्फ देखते हैं लफ्ज क्या निकले, किस लिहाज। तो अभी 2 मिनट पहले मेरे भी लफ्ज निकले थे कि जब वहां पे गए बीजेपी वाले गले लगाकर आते हैं वापस और आकर उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ते। लिहाजे में गए, किस कंटेक्स्ट में बोला, उसकी कंटेक्स्ट याद रखना चाहिए। और अगर वो गुस्सा किया होता तो कल दोबारा रविंद्र राणा कश्मीर में बडगाम में गए थे। वो तो जाना फर्ज है ना, हम फर्ज निभाते हैं ना भाई, बाकी फर्ज नहीं निभाते। तो फर्ज निभाने के टाइम ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? लिहाजों का इस्तेमाल नहीं, अल्फाजों का, वर्ड्स का। सुनिए बात मेरी, मैंने कहा ना, आप वर्ड्स पिक करते हैं, आप कंटेक्स्ट नहीं देखते। वर्ड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट विद द कंटेक्स्ट इन विच दे आर स्पोकन टू, एंड अनफॉर्चुनेटली यू पीपल डोंट pick up the context, you only select the words. Words are relevant with reference to the context in which they are spoken. कोई भी मुंह से कोई बात कर ले तो हमें उसके कंटेक्स्ट को जाके देखना, भले ही जैसे उसके अल्फाज। पहले कंटेक्स्ट देखना चाहिए कि किस कंटेक्स्ट में बोला है, वो क्या, कितने रेलिवेंट हैं वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक संगठन है, राहुल भट्ट भी और उनका परिवार भी हमारे परिवार का हिस्सा है। कश्मीरी पंडितों पे टायर गैस, लाठीचार्ज क्यों कश्मीर में? और मैं समझ, और हालांकि ये एक बेचारी बहुत शरीफ कौम है, बहुत अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, ये कभी ऐसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। कहा बाकी शरीफ नहीं है? नहीं, कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ मैं, खसूसी कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ मैं। सब पे जाऊंगा, सब पे जो पहले मुझे इसके जवाब। कश्मीरी मुस्लिम शरीफ बिल्कुल है, बिल्कुल है, कहो ना उनको भी। हाँ, उनके लिए उन पे भी आऊंगा। पहले राहुल पंडित, पहले कश्मीरी पंडित पे आऊंगा। सिर्फ कश्मीरी पंडित शरीफ है, बाकी ये कभी लाठी चार्ज नहीं करते, ये कभी स्टोन पेल्टिंग नहीं, कभी ऐसी चीजें नहीं करते थे। तो मुस्लिम करते हैं, ये कभी ऐसी चीजें उन्होंने आज तक कभी मुस्लिम स्टोन पेल्टिंग करते हैं। नहीं सुनिए ना, कौन करता है स्टोन पेल्टिंग? सुनिए मैं बताऊंगा, स्टोन पेल्टिंग कौन करता है? मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं दूंगा, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मैंने आपको ये चीज पूछी है कि जो कश्मीरी पंडित हैं, इन पे जो लाठी चार्ज हुआ, जो इन पे टायर गैस दागा गया, ये मैंने शरीफ अल्फाज जो इस्तेमाल किया, अभी अब मेरे कंटेक्स्ट में चले ना, वर्ड पे ना चले, अब चले कंटेक्स्ट में, ठीक है? अब मैं आप कंटेक्स्ट पे लेके जाऊंगा, आप ही बोलते हो ना कंटेक्स्ट। हाँ, मैं कंटेक्स्ट पे लेके जाऊंगा। कंटेक्स्ट का मसला यह है कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती है। अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो स्टोन पेल्टिंग कश्मीरी पंडित ने से पहले मुस्लिम ने की है, किसने की है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इस चीज पे जाऊंगा कि कश्मीरी पंडित ऐसी चीजों में हमें नहीं दिखते। आज उन पे लाठीचार्ज क्यों हुई? आपने कहा कश्मीरी शरीफ होते हैं, कश्मीरी पंडित भाई होते हैं, और कश्मीरी लोग भी शरीफ है, ठीक? कश्मीरी लोग भी शरीफ है। सुनिए, एक है ऐसा होता है जो एजुकेटेड क्लास होती है, जिसमें लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है, वो कानून को मद्देनज़र रख के हर काम करता है, ठीक? कश्मीरी पंडित एक लिटरेट कम्युनिटी है, ये जो भी मुस्लिम नहीं है। सुनिए बात आगे, सुनिए ना बात, ये जो भी काम करते हैं कानून के लिमिटेशन में करते हैं, ठीक है? ऐसे ही पढ़े लिखे लोग करते हैं, ठीक है? आपने क्या कहा? आपने कहा ये स्टोन पेल्टिंग नहीं करते। मैंने कहा ना। क्यों कहा ये?
बाकी कौन स्टोन पेल्टिंग करता है? मैंने कहा ना, जो भी करता है वो पता है कश्मीर में तो स्टोन पेल्टिंग होती है, कौन करता है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इस चीज पे जाएंगे। हर एक भारतीय शरीफ है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे कश्मीरी पंडित है, चाहे कश्मीरी मुस्लिम है, ठीक है। बात ये रही कि लाठीचार्ज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हुआ है। बीजेपी का होते हुए लाठीचार्ज, बीजेपी लाठीचार्ज कर रही है क्या? नहीं कर रही है, फिर पर बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन है ना भाई साहब, होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है ना। बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। ऑफिसर ऑन ड्यूटी फील्ड पे कौन है? फील्ड पे कौन है? ऑफिसर है। सुनिए बात, तो वो फिर अच्छा कर रहा है। मेरी बात नहीं समझे तो एक्शन होगी ना, एक्शन होगी जिसने किया है। मेरी बात नहीं समझे आप। जब अगर सपोज बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, सपोज नहीं है, ये ना बात मेरी, फिर भी अगर लाठीचार्ज जम्मू में अगर मेरे ऊपर होता है या आपके ऊपर होता है, तो जो लाठीचार्ज करने वाला पुलिस ऑफिसर है वो बीजेपी का होता है, एमसी का होता है या कांग्रेस का होता है। ये एक सिचुएशन में कई ऑफिसर अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हुए लिमिट इंक्रीज करते हैं। इसको बोलते हैं मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। उसके लिए मिसकंडक्ट उनके सर्विस रूल्स में डिफाइंड है। आप हर चीज को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारी बात लोगों को कितनी पसंद लगेगी, नहीं हम उसलिए करते ही नहीं। ये बात वो करनी चाहिए कि लोगों के भले जो गाइडलाइन आती है एक ऑफिसर को, चाहे वो ग्राउंड पे है, वो उस गाइडलाइन को फॉलो करता है, और गाइडलाइन हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी तक आती है। बताइए, मुझे बात बताइए, अगर आप कल को एनसी में चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, मैं तो जाऊंगा नहीं कभी। मैंने कहा अगर कल लगाया ना, कंटेक्स्ट देखिए जिसमें कहा, अगर लगाया चले जाते हैं, आपका भाई डीएसपी है, वो किसी के ऊपर लाठीचार्ज कर देता है, कसूर आपका है या आपकी पार्टी का है? क्या कहेंगे आप? वो एक पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट किसी पार्टी का नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी मर्जी हो। मतलब बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑफिसर्स को हिदायत नहीं दी हुई है, कहने का मकसद यह। किसी को हिदायत नहीं होती लाठीचार्ज करने की। भाई साहब, एक मैजिस्ट्रेट होता है, वो जब देखता है सिचुएशन, सिस्टम वीक है ना, फिर ऐसे कैसे सिस्टम वीक है? फिर एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम वीक है ना, तभी जो मर्जी आए ऑफिसर को वो वही। आपने अपनी लाइफ में पहली बार, मैं ऑफिसर हूं, मैं लाठी चार्ज करना शुरू कर दूं? लाइफ में पहली बार लाठी चार्ज देखा ये? नहीं, मैंने बहुत बार देखा है। तो फिर मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन कश्मीर के अंदर इंसाफ के लिए आवाज बढ़ी थी, जस्टिस सिस्टम जो है ना 370 के बाद अब सुधरेगा। यहाँ के ऑफिसर, यहाँ के मुलाजिम, ये स्टेट करप्शन में नंबर 1 थी, ठीक, वर्किंग कल्चर 0 था, मनमानी चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता सुधरेगा। 70 साल से बुरी आदतें पड़ी थी। एक पटवारी यहाँ पे 40,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला 40 लाख रुपए महीने का कमाता था, कोई हिसाब नहीं था। अब्दुल्लाज जेकेसीए का पैसा सैकड़ों करोड़ों रुपए उठा के कोई हिसाब ही नहीं था। ऐसे ही ऑफिसर्स को आदत पड़ी थी कि पूछताछ कोई नहीं होती थी, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं थी, अब होगी। कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोग हमेशा कश्मीरी पंडित भाइयों के सपोर्ट में रहे हैं। जब उनके फाइनल राइट्स होते तो कश्मीरी मुसलमान भाई हमेशा साथ में खड़े हैं। और ये बहुत पुराना एक कल्चर भी आप समझें, कश्मीरियों का आपस में है, ज़ुबान एक है, लैंग्वेज एक है, और हम लोगों को दिल से मोहब्बत है, हम ओपन आर्म्स उनका वेलकम करते हैं। पर आपको नहीं लगता है ऐसा कि अब इस मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, और सियासी मुद्दा इस तरीके से बनाया जा रहा है कि सारे कश्मीरी तो एक जैसे नहीं हैं, और सब कश्मीरी तो एक जैसे गलत इंटेंशन के भी नहीं होंगे। अगर एक कश्मीरी भाई एक कश्मीरी पंडित भाई से मोहब्बत कर रहा है तो उस चीज़ को जो है वो पॉजिटिव वे में दिखाना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसे हालात के बीच में मीडिया पॉजिटिव दिखा रही है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिव दिखा रही है, या बीजेपी जो है वो पॉजिटिविटी के साथ दिखाने की कोशिश कर रही है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान की इसमें कोई गलती नहीं है, वो खुद भी विक्टिम है, उसे खुद भी जो है वो टारगेट किया जा रहा है, और वो उसके बाद भी अपने कश्मीरी पंडित भाई के साथ खड़ा है? ये जो 2-4 वीडियोस कल आए, जो उनकी बात कर रहे हो आप, वीडियोस हो या कुछ भी हो, जो एक ओल्ड लेडी की डेथ हुई तो कश्मीरी समाज ने, कश्मीरी मुस्लिम समाज ने उसके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए, उनकी बात कर रहे हो। अब ये बताइए, किसी जगह एक डेथ हो गई एक लेडी की, अब उसका एक बेटा है, उसका नाम रिंकू की कुछ है, मैंने भी देखा वीडियो, उसके मुस्लिम दोस्त हैं जिनके साथ उसके पुराने ताल्लुकात हैं, उन्होंने जाके उसके साथ उसकी मदर के लास्ट राइट्स परफॉर्म किए। ये एक इंसानियत है। अब वो जिसमें वो वीडियो वायरल किया या न्यूज़ आई, वो बीजेपी का चैनल तो नहीं है। अब ये एक बात हुई वहाँ पे, तो मीडिया में आई, जैसे आप बताते हो, ठीक हुआ ना, ठीक,
जो अच्छी बात है वो दिखानी चाहिए। तो बीजेपी के लीडर को क्या परेशानी होती है, मतलब ऐसी पॉजिटिव चीजें दिखाने में? मुसलमान अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो क्यों नहीं बता रहे हैं? आपके रविंद्र राणा जी हैं, कभी वो ऐसी पॉजिटिव चीजें नहीं बताते हैं। इस कल वाले जो आप ये तो एक इंसिडेंट थोड़ी है सर, इससे पहले हजारों बार कुलगाम में, बडगाम में, हर जगह शमूलियत करते हैं। मैं कश्मीरी मुस्लिम को कोई हिंदू मार जाए उसके लास्ट राइट्स में नहीं जाना चाहिए, कहा। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे सवाल तो सुन लेना। आप मुझसे तेज निकल रहे हैं, आप मुझसे सुपर फास्ट निकल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिविटी वाली बात है। मीडिया में ये चीज आई, बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। और जम्मू के लोग करते हैं ना, जितना दिल जम्मू के डोगरों का है ना, इतना ही शायद ही कश्मीरियत भी जिंदाबाद है। कश्मीरियत जिंदाबाद है, जिंदाबाद है और जिंदाबाद। सुनिए बात, थोड़ा फर्क पड़ा है, मानेंगे बात आप? नहीं, किस चीज में फर्क? कश्मीरियत में फर्क पड़ा है थोड़ा। मतलब कश्मीरियत कम हुई है, आपको नहीं लगता? मतलब कश्मीरियों का दिल कम हुआ है? सियासतदानों ने कश्मीरियत कम की है, कश्मीर के सियासत। जम्मू वाले सियासत कर सकते हो तो कश्मीर वालों को हक नहीं? जम्मू वाले सियासत नहीं करते, जम्मू वालों ने हर एक को अपनी बाहों में रखा है, अपनी हथेलियों में रखा है। किसको नहीं रखा? कश्मीरी पंडित को रखा, रजौरी से आए, पुंछ से आए, लद्दाख से आए, आप सबको रखते हैं। आप इस चीज पे नहीं जाएंगे, आप इस चीज पे नहीं जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू वंस प्लीज सर। क्या क्या गुलदस्ता है ना, मैं मानता हूँ जम्मू गुलदस्ता है, और मुझे बड़ी खुशी होती है अपने डोगरे भाइयों पे कि वो इतनी खुशी के साथ जो है वो चल रहे। कश्मीर में चलेंगे बैक पे चलेंगे, कश्मीर में लेके चलूंगा। आज कितनी पंडित फैमिलियां कश्मीर में रह रही हैं, वो किसके साथ रह रही हैं? वो कश्मीरी पंडित, एक मिनट मुझे सवाल करने देना प्लीज। कश्मीरी पंडित फैमिलियां आज कितनी रह रही हैं कश्मीर में? कितनी सारी रह रही हैं। वो किनके साथ रह रही है? मुसलमानों के साथ रह रही है ना। कितनी मोहब्बत और सुकून के साथ वहां पे रह रही है। अब जो टारगेट किलिंग हो रही है, आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट कर रहे हैं, इसमें कश्मीरियों ने क्या किया है? एक कश्मीरी लोकल तो गन उठा के नहीं मारे, पाकिस्तान से आ रहे हैं और मार रहे हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि अब उनको भी हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कश्मीर में जब बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है और वहाँ पे एयर फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं। कश्मीर के कश्मीरी अपने हाउस बोट घर खोलकर मेहमान नवाजी लंगर लगाकर जो है वो उनके साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार करते हैं। कश्मीर के बाहर के बच्चे कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं या NIT में आके पढ़ते हैं, उनका कितना एक अच्छा बेहतरीन माहौल होता है। लेकिन जब कश्मीर से कोई बच्चा बाहर की स्टेट में जाता है पढ़ने के लिए, उसके साथ मार पिटाई होती है। बेशतर हमने ये वीडियोज़ देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो चीज़ आपको नहीं दिखती है कश्मीरियत की? आपको वहाँ पर कश्मीरियत नहीं लगता कि कश्मीरी है? जो कश्मीरी अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान करता है, वो कश्मीरी की आपको कश्मीरियत नहीं दिखती है? जो कश्मीरी बाहर के लोगों को घरों में लाके पनाह देता है और उनको बाहर के टूरिस्टों को इज्जत और सम्मान और मान देता है। कितनी बार रिपीट करेंगे ये आप चीज? मुझे ये बताइए, पहले ये प्रोग्राम लाइव है या रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड चल रहा है। रिकॉर्डेड चल रहा है ना? एडिटिंग नहीं करना कुछ भी? नहीं करूंगा, चलेगा सारा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे लिए हर एक हिंदुस्तानी है, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, ठीक? मिलिटेंट्स अगर किसी को सिलेक्टिव किसी की किलिंग्स करते हैं, वो एक हिंदुस्तानी की करते हैं, ठीक? अब मैं आपको एक बात कहूं, एक आपको मैंने कहा जम्मू एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है, कहा ना? और कश्मीरी थोड़ा कम है, ये भी कहा आपने। सुनिए, आगे सुनिए ना। मैंने ये कहा कश्मीर के लीडरों ने कश्मीरियात में फर्क डाला है। दोबारा करूंगा, एक बार फिर बोलूंगा, और आगे सुनिए। मैं चाहता हूं, जम्मू के लीडरों ने नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला। सुनिए बात, जम्मू वाले साफ सफाफ हैं, पक्के हैं। कश्मीर भी एक बड़ा गुलदस्ता बन सकता है। आप एक माध्यम बनिए। मैं 50 लोगों की लिस्ट देता हूं, जम्मू के लोग जो कश्मीर में जमीन और घर खरीदना चाहते हैं, उसमें सरे फहरिस्त मैं हूंगा। आप मुझे प्रॉपर्टी लेके दे दीजिए, दिलाइए वहां पे। बीजेपी दावा कर रही है ना, नहीं, कि आफ्टर 370 वहां पे प्रॉपर्टीज ली जाएंगी। मैं कुछ खुद फेल हो अपने प्लान में। मैं कुछ सो कॉल्ड सोसाइटी के लीडर, जिसमें रिलीजियस प्रीचर भी हैं, उनको दोष देता हूं। इतनी हाइप क्यों दे रहे हो? सुनिए, लीव इट, सुनिए, आप अपने काम से मतलब बात सुनिए। वो कश्मीर की जनता पे प्रेशर डालते हैं कि आपने किसी के बीजेपी तो दावा कर रही है जनता हमारी है कश्मीर, किसी बाहर वाले को यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लेने देनी। आप बीजेपी तो कह रही है कि जनता हमारी है कश्मीर की, तो लीव इट ना, आप अपना काम करें। जनता को डराया जा रहा है, जनता को धमकाया जा रहा है। आप बीजेपी के होते हुए डर रही है जनता। किसको डर लगता है? किसको डर होते हुए डर लग रहा है? 370 टूट गया, अब डर किसी को नहीं है। फिर क्यों आप बोल रहे डराया जा रहा है? देखिए ना, आप देखिए आगे क्या होता है। डरना चाहिए, कोई नहीं डरता। अब कोई नहीं डरता। लेना प्रॉपर्टी लेंगे ना, तो मुझे क्यों बीच में आप बोल रहे हैं कि 70 बंदे लेकर आप मुझे, मैं देता हूं लिस्ट। आप लड़ने आए, इंटरव्यू देने आए? सुनिए बात, मजा आ रहा है। मैंने कुछ कहा कि कुछ सो कॉल्ड लीडर्स
और सुनिए बात, आप Ignore करते सुनते हैं। सुनते काम, क्यों इग्नोर करें? उनको टारगेट पे रखेंगे, सलाखों के पीछे फेंकेंगे। बिल्कुल फेंकेंगे, तो फेंकेंगे फेंकेंगे फेंके ना। आगे देखो क्या होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कश्मीर की जनता को भी इन लीडर्स के डर से बाहर निकलना चाहिए और एक भाईचारे की अप्रोच अडॉप्ट करके बाहर के लोगों को भी अपने साथ पनाह देनी चाहिए। बहुत प्यारी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैं इस पे जवाब ऑडियंस को देना चाहूँगा। बीजेपी की जमात के साथ कश्मीर के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी खुद दावा कर रही है कि कश्मीर के लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर कश्मीर के लोगों में डर तो होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी की जमात के साथ खड़े हैं। और ये खुद कह रहे हैं कि डर का तो नामो निशान नहीं। डराने वाले हैं। अब डराने वाले जो हैं, ये कह रहे हैं वो जो डराने वाले हैं उन्हें हम सलाखों के पीछे धकेल देंगे। पहले भी रह चुके हैं सलाखों के पीछे, वो पहले भी रह चुके हैं, अब फिर दोबारा जाएंगे। तो जो लोगों को सलाखों के पीछे धकेल देंगे फिर तो खौफ रहेगा नहीं, फिर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अब अगर बीजेपी के लीडर्स को प्रॉपर्टी लेनी है तो फिर इनके पास जो लिस्ट है 70 लोगों की है, 700 लोगों की है, उस लिस्ट को किसी के सामने लाने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से प्रॉपर्टी आप खरीदें। तो फिर यहाँ पे सवाल कहाँ से पैदा हो गया कि बीजेपी के लोग या बाकी लोग कश्मीर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं। दावा 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी की जमात का था कि अब यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज आएंगी, बूस्ट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, बूस्ट होगा। वो फैक्ट्रीज हमें नहीं दिखी, प्राइवेट फैक्ट्री नहीं दिखी। कितना टाइम लगता है लगने में? मतलब कहीं कुछ होना चाहिए ना, कोई अनाउंसमेंट वगैरह, कोई रिकॉर्ड वगैरह। 5-10 लाख रुपए की फैक्ट्री लगती है सर, 5-10 लाख की नहीं, आप मिलियन बिलियंस की बात करें। भाई साहब, कोई रिकॉर्ड होना चाहिए ना। सुनिए 70 साल 73 साल के बाद 370 टूटा, अभी 2 साल हुए हैं। बड़े लाज बदलते हैं। ये 2 साल भी कोविड में चले गए। बड़ा कुछ होगा, आप चिंता मत करो, बड़ा कुछ होगा, आपकी आंखों के सामने होगा और आपके इसी जन्म इसी लाइफ में आप सब कुछ देखेंगे। चलिए, होपफुली कि हम अपनी ज़िंदगी में देखें। लेकिन एक ऐसे डायनामिक लीडर हैं एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो बेबाकी से जवाब देते हैं, खुलकर जवाब देते हैं और मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर हैं बीजेपी की जमात में, जिस चीज़ को मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है इनके पास और इनके साथ वक्ती तौर डिबेट करना या बैठना बहुत मुश्किल है और डायरेक्ट सवाल पूछना भी इन्हें बुरा नहीं लगता। और हालांकि इनके साथ भिड़ना एक किस्म का डिबेट में बहुत बड़ी बात है जनाब, क्योंकि इल्म है इनके पास, समुंदर है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ये मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत काबिल तरीन एडवोकेट हैं और एक बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं जो एक जर्नलिस्ट को अपनी बातों में उलझा देते हैं। लेकिन पूरी गुफ्तगू आवाम तक पहुँची होगी, शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे, अपनी राय भी ज़रूर देंगे और यकीन मानते हैं कि इनके साथ जो इंटरव्यू हुआ बहुत प्यारा हुआ, नाराज़गी भी नहीं रखेंगे और पूरी जनता के साथ ये इंटरव्यू भी शेयर चलेगा आज शाम के 8 बजे डेली तस्कीन के प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।